नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुलायम सिंह की परंपरागत सीट होने के चलते अखिलेश मैनपुरी सीट को अपने परिवार के ही किसी को देना चाहते थे और अब खुद ही यूपी में ही सक्रिय होने के चलते अखिलेश लोकसभा चुनावों तक विधानसभा में ही रहने का दरअसल फैसला पहले ही कर चुके हैं और ऐसे में मुलायम की सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। दरअसल डिंपल का नाम तय करने के पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहला तो यह कि परिवार के भीतर तेज प्रताप और धर्मेंद्र चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। ऐसे में अखिलेश उलझन में थे किसे टिकट दें। वहीं दूसरी ओर शिवपाल और उनकी पत्नी सरला यादव से डिंपल यादव के संबंध मधुर बताए जाते हैं और ऐसे में डिंपल के नाम पर शिवपाल के लिए विरोध करना मुश्किल हो सकता है। इस बार मैनपुरी में मुलायम का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पर अभी से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मैनपुरी का ये पहला चुनाव है जब नेताजी के बिना हो रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यह बड़ी चुनौती साबित होने वाला है क्योंकि मैनपुरी सीट पर पूरे परिवार की पकड़ मानी जाती है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और यहीं से शिवपाल यादव ने भी सियासत का खा गाघा सीखा था। मुलायम के नाती तेज प्रताप यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव भी यहां की नुमाइंदगी पहले कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए मैनपुरी का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा है क्योंकि यहां बीजेपी से तो बाद में मुकाबला होगा, पहले तो रस्साकसी परिवार में ही शुरू हो गई है। मैनपुरी यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है लेकिन यहां ठाकुर और शाक्य मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। शाक्य वोटर पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है और ऐसे में समीकरण के लिहाज से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारने पर मंथन किया जा रहा है। अपर्णा को मैदान में उतारकर बीजेपी को एक तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सहानुभूति का असर खत्म करने में मदद मिलेगी और दूसरा वोटों के गणित में भी अपर्णा मजबूती से लड़ सकेंगी। वहीं दूसरी ओर चाचा शिवपाल यादव से भी अपर्णा के अच्छे संबंध रहे हैं और ऐसे में शिवपाल यादव भी अपर्णा की मदद कर सकते हैं। अपर्णा यादव के अलावा बीजेपी यहां अन्य नामों पर भी चर्चा कर रही है। 2019 में हुए लोकसभा के सामान्य चुनाव में बीजेपी ने यहां प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था और प्रेम सिंह शाक्य ने यह चुनाव दमदारी से लड़ा। यही वजह रही कि मुलायम के पूर्व के चुनाव की लाखों की जीत सिर्फ 94,000 मतों में सिमट कर रह गई। प्रेम सिंह भी इस बार दावेदार हैं लेकिन इसके अलावा पार्टी खेमे में स्थानीय प्रत्याशी के रूप में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राहुल राठौर का नाम भी चर्चाओं में है और इसके अलावा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पुत्र सुमित चौहान, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, पूर्व प्रत्याशी तृप्ति शाक्य के अलावा विधायक पटियाली ममतेश शाक्य के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो मैनपुरी की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। मैनपुरी संसदीय सीट में 5 विधानसभा आती हैं। इस लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है और सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं। जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत ही विधानसभा सीट आती है। करहल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खुद अखिलेश यादव विधायक हैं। कृष्णी से समाजवादी पार्टी के ब्रजेश सिंह विधायक हैं और इसके साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत ही जो शहर सीट है वहां से बीजेपी के जयवीर सिंह विधायक हैं। भोगांव से बीजेपी के राम नरेश विधायक हैं। तो 5 सीटें हैं और 5 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के पास, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, जबकि 1 सीट चाचा शिवपाल यादव के पास। कन्नौज उपचुनाव और फिर 2014 में सांसद बन चुकी हैं। अब उपचुनाव के दंगल में राजभर ने भी सियासी दांव चल दिया है। राजभर भी इस बार मैदान में है जबकि विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के राजभर लड़े थे और अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब मैनपुरी
लोकसभा सीट खाली हुई है तो यहाँ पर उपचुनाव होना है और चुनाव बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा भी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि मैनपुरी लोकसभा सीट में क्या समाजवादी पार्टी का जो तिलिस्म है वो तोड़ पाएगी बीजेपी, और किस दमखम के साथ, या फिर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचा पाएगी। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिस तरीके से जो आंकड़े का अगर हम जिक्र करें, मुलायम सिंह यादव का ही जिक्र कर लें, तो जो उनके जीत का जो सिलसिला था, जो रिकॉर्ड वोट थे, वो कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा के चुनाव में घटे थे। 90,000 पर आकर के सिमट गया वो आंकड़ा। और ऐसे में अब उनके इस दुनिया में न रहने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने वहां शाक्य वोटरों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए हर चुनाव एक चुनौती के रूप में होता है और हम संगठन के माध्यम से और पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के नेताओं के माध्यम से चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। वो अलग बात है कि हम पे कोई संस्था नहीं है, हम पे कोई सरकार नहीं है, तो हमारा चुनाव जो लड़ने का तरीका वो बिल्कुल निष्पक्ष है। अब ये सवाल उठते जाए जिसमें विजय रथ लेके जो निकले हैं, जो जिनकी डिक्शनरी में हार शब्द नहीं है, वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। बड़ी भूख है उन्हें जीतने की। लेकिन मैं थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये मानना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैनपुरी, रामपुर, खतौली निश्चित तौर पे उपचुनाव है, होने भी चाहिए और हर जगह होंगे। चुनाव होंगे, लोग जीतेंगे। सवाल कब ये पूछा जाएगा कि इन क्षेत्रों का हाल क्या हुआ। जाहिर तौर पर है क्षेत्रों का हाल क्या है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और इस चुनाव में देखने को मिला। उपचुनाव में जो है वो चाचा शिवपाल यादव आज भी फोन का इंतजार कर रहे हैं। उनसे जब भी पूछा जाता है, मुझे लगता है जब से उन्होंने पार्टी का गठन किया है, जब से आपसे अलग हुए समाजवादी पार्टी से, तब से उनसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं 2-4 दिन बस इंतजार कीजिए, अगला पत्ता खोलेंगे, बहुत जल्द हम बताएंगे आपको रणनीति क्या होगी अगली। फोन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अब वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से उनका बहुत लंबे समय तक नाता रहा है और चूंकि उनका सिंबल सीज हो गया था, खत्म हो गया था, तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से पुनः विधायक बने। अब उनके बारे में मैं जवाब मैं कैसे दूं? नहीं, जवाब इसलिए देखिए, जवाब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुलायम सिंह यादव की परंपरागत वो सीट है, और ऐसे में शिवपाल यादव कितने महत्वपूर्ण थे मुलायम सिंह यादव के लिए, ये आपसे भी छिपा नहीं, मुझे लगता है आप बखूबी जानते हैं। और ऐसे में जब वो कह रहे हैं कि पत्ता वो अपने जेब में रख रखे हैं, आखिर ऐन वक्त पर वो कौन सा पत्ता होगा, बेगम होगी या बादशाह? नहीं, देखिए वही बात कह रहा हूँ मैं, ऐसे कैसे जवाब दे दूं किसी के पत्ते जेब में, पता नहीं कौन से पत्ते रख रखे हैं। लेकिन इतना समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है वैचारिकता के नाम पे और समाजवादी विचारधारा के नाम पे कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, उन्होंने मेरे ख्याल से पूरा जीवन उस विचारधारा को फॉलो किया, तो निश्चित तौर पे आदरणीय नेताजी की स्वर्गवास के बाद जो वो सीट खाली हुई है, तो बेस्ट होगा यही कि उनकी श्रद्धांजलि सबसे बेहतर होगी कि उनको रिकॉर्ड मतों से जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उनको जिता के सदन में भेजा जाए, जो आदरणीय नेताजी के मतलब ये कहा जा सकता है कि वो कोई भी पत्ता लेकर के निकालें, बेगम निकालें, बादशाह निकालें, तुरुप निकालें, कुछ भी, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, हमें फर्क जनता से पड़ता है। हमें जब बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो फिर हम किसी और दूसरे दल के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें फर्क जनता नहीं, वो से दूसरे नहीं, अपने हैं, अपने हैं, अपने मानते हैं आप। मनोज जी, आप कह रहे हैं दूसरे, ठीक है, आते हैं आपके पास। दीपक जी, आप बताइए कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि वास्तव में अब जिस तरीके से वहां से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, देखिए यहां पर 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो परिवार है, चाचा दादा भाई भतीजा ताऊ में सब आ जाते हैं, और एक होता है स्वतः, यानी खुद अखिलेश यादव या फिर उनकी पत्नी। अब ऐसे में उनकी पत्नी जब मैदान में है तो क्या मानते हैं आप कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि वो सहानुभूति वो परिवार के साथ, जो परिवार का कोई अन्य सदस्य खड़ा होता तो मुझे लगता नहीं मिल पाती। देखिए सुमन जी, इसी में इनकी समाजवादी पार्टी की कमजोरी है।
आज के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आई समाजवाद के नाम पे, परंतु वो परिवारवाद तक सिमट के रह गई है। अब चाचा पीछे से गाना गा रहे हैं, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर कुछ समाजवादी पार्टी की, तो ये लगातार उनके साथ में भी चल रहा है। आप देखिए, गठबंधन में किसी के साथ में जाते हैं तो चुनाव तक गठबंधन में रहते हैं, चुनाव के बाहर निकल जाते हैं, तो इनका कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये सारा प्रक्रिया भी इनकी एक तरफ चल रही है। और उसके बाद देखिए 26 मार्च तक किसी एक सीट पर काबिज रहने के बाद क्या मेरे मित्र मनोज जी नहीं थे क्या ऐसा एक कार्यकर्ता खड़ा नहीं कर पाए जो वहां से जाकर चुनाव लड़ सके? अगर देना भी है, अगर आजमगढ़ में भी अगर किसी को लड़ाना है तो धर्मेंद्र यादव को लड़ाना है, मतलब एक परिवार तक। और परिवार के बाद में आज यहाँ इंतहा हो गई, ये परिवार के भी प्रथम सदस्य तक ही पहुंच गए। नहीं तो आप ही दीपक जी, आप भी क्या उसी परिवार के सदस्यों को खड़ा करना चाहते हैं क्या? एक समाजवादी पार्टी की तरफ से, चलिए ठीक है, एक बहू खड़ी हो गई, मैदान में है, दूसरी बहू क्या आप उतारने जा रहे हैं क्या मैदान में? नहीं, देखिए इस पर तो केंद्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा। ऐसा मेरे लिए कहना भी उचित नहीं होगा जब तक केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय नहीं आ जाता, तो पता पड़ेगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो लगातार काम करने वाला कार्यकर्ता, और हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, चाहे मध्यावधि चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेकर लगातार काम करता है, दूध से लेकर मेहनत करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला कार्यकर्ता 24/7 लगातार काम करता रहता है। और जब काम करता है तो पार्टी को इतना मजबूत कर देता है कि जब भी चुनाव हो, सामने कोई भी प्रतिद्वंदी हो, दमखम के साथ लड़ता है और उस सीट को जीत कर दिखाता है। और इसका उदाहरण आपको पूर्व में भी मिले हैं, चाहे गोला की सीट हो और चाहे आजमगढ़ की बात हो। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लगातार चुनावों को जीतते जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलता जा रहा है, और जनता का इसी विश्वास के साथ में हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ दयाराम भार्गव जी जुड़ चुके हैं, पीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, एसबीएसपी के सुभाषपा के प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भार्गव जी। लेकिन दीपक जी, यहाँ पर एक सवाल और है। देखिए, अगर 19 का आप जिक्र करें चुनाव का और 14 का भी जिक्र करें, तो दोनों चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट पर चुनाव प्रचार नहीं किया था, आपको याद होगा। क्या वास्तव में बीजेपी अभी तक ये चाहती थी? क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव का जिक्र करें तो सभी सम्मान करते थे, आपके पार्टी के नेता भी सम्मान करते थे, लेकिन अब वो चीज आप तोड़ते हुए, लाइन को क्रॉस करते हुए आएंगे मैदान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव जी का, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का बहुत सम्मान करती थी, और इसमें कहीं से ये बात छुपी नहीं है। जब उनकी तबियत खराब हुई, गुड़गांव के अंदर मेदांता हॉस्पिटल में थे, तो वहां पर लगातार गृह मंत्री बात किए, उनसे मिलने आए, प्रधानमंत्री ने भी हालचाल जाना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए वहां पर उनके अंत्येष्टि में। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नहीं, एक मानवीय संवेदना के नाते उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, ठीक है, वो बातें अलग हो गई, वो बातें अलग हो गई, लेकिन राजनीतिक बातें अलग हो जाती हैं। दीपक जी, बात समझने वाली है। दयाराम भार्गव जी, आप कहेंगे, आपने तो गजब का खेला कर गए भाई। आप समाजवादी पार्टी के साथ ही खेला कर गए, विधानसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ते हैं, और अब जब लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के सामने ही आपने ताल ठोक दी। नहीं, पहले तो एंकर महोदय जी, मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा हूँ। योगेश पांडे जी। दयाराम जी, योगेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई और बघेल जी, बहुत दिनों के बाद हम लोग समकक्षी हो रहे, सभी को धन्यवाद। भारतीय संविधान में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो उपचुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अभी आपने देखा होगा, सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होते हुए 27 अक्टूबर 2022 को गांधी मैदान के पटना में जो जन सैलाब आया, और जो जनता का समर्थन और प्यार हमें मिला, वंचित समाज, दबे कुचले असहायों की बात सुनते हुए जब हम सावधान यात्रा के माध्यम से मैनपुर के कड़हाल विधानसभा या इनके 7 विधानसभाओं में घूमते हुए, मैनपुरी में जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की रैली हुई थी, उस रैली में जनता जनार्दन ने एक ही सवाल किया था, क्या आदरणीय नेताजी बताएं, मंत्री जी बताएं कि क्या आप अपना प्रत्याशी यहाँ उतारेंगे भविष्य में? तो ये जनता का चुनाव है, ये नहीं तो आपको ये आश्वस्त हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी तरीके से सफल साबित होंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने नहीं मैनपुरी के सांसद भार्गव जी, आप इस बात से आश्वस्त हैं कि बीजेपी जीत जाएगी इस चुनाव में, आप जितवाने में कामयाब होंगे? भार्गव जी, आवाज आ रही है?
जी बीजेपी को जिताने में आप पूरे कारगर साबित होंगे, इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है ना आप? नहीं, आप बताइए, गोला गोकर्णनाथ में तो भारतीय समाज पार्टी नहीं लड़ी ना, वहाँ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीती? वहाँ तो सपा, क्या नाम है, बसपा और कांग्रेस भी नहीं लड़ी, कोई पार्टी अरे नहीं लड़ी। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मनोज जी बताएंगे, मनोज जी के लोग ही कह रहे हैं, मनोज जी के पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं। मनोज जी बताइए भाई, आप गोला गोकर्ण सीट क्यों नहीं जीत पाए हैं? अब ये तो पूछना चाहिए क्यों नहीं जीत पाए। जहाँ नोट चले, जहाँ वोट कटे, ये तो सरकार से पूछिए कि कोई नहीं। और फिर चुनाव अगर 2 पार्टी 4 पार्टी लड़ रही हैं तो जीतेगा तो कोई एक ही। और बीजेपी सिटिंग विधायक थे, उनकी के बाद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पक्ष इकलौती पार्टी जो वहाँ बीजेपी से लड़ती हुई नजर आ रही, वहाँ की जनता ने 3 वोट दिया, लगभग 40% का वोट हमको मिला है टोटल पोलिंग का। तो नहीं, आप यहाँ पर क्या मानते हैं? आप यहाँ पर सुभाषपा को क्या मानते हैं? अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं या फिर ये मानते हैं कि नहीं बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करेगी सुभाषपा? अखाड़े में लड़ने वाला हर व्यक्ति प्रतिद्वंदी होता है। अगर वो चुनावी मैदान में है तो प्रतिद्वंदी है। उसमें ये मैं कैसे कह दूं कि मेरे समर्थक हो जाएंगे, मैं उनकी वजह से जीत जाऊंगा या बीजेपी उनकी वजह से जीत जाएगी। इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एक बात कही जाए स्पष्ट रूप से, तो अब चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी, चुनाव लड़ती रहेगी, सरकार बनाती रहेगी। आखिर प्रदेश के हालात क्या बदले, क्षेत्र का डेवलपमेंट क्या हुआ, चीजें कितना बदलाव आया, इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, क्षेत्र का बदलाव क्या है, कितना हो रहा है, ये जनता को तय करना है, और चुनाव में किसको बिठाना है ये जनता को तय करना है। तो आप इस बात को जानते हैं। एक नहीं कि जनता तो तय करती है ना भाई। आपको अगर सत्ता पर बिठाएगी जनता ही बिठाएगी, ना तो हम बिठाल देंगे, ना तो भार्गव जी बिठा पाएंगे, ना दीपक जी बिठा पाएंगे। भाई बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और 4 इंजन की सरकार हो, जिसके पास, उसके काम तो बहुत तेज गति वाले होंगे। उसके काम तो पूर्व की सरकारों से भी बहुत, उनके मानक काम का तरीका, काम के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस काम, मेरे ख्याल से कांग्रेस को मैं छोड़ दूं, उनकी भी डबल इंजन की सरकार रही है। बसपा और सपा जैसी पार्टियों की सरकार जो काम 10 दिन में करती थी, हम लोग पढ़ते ना तो मैथ में। अरे आप ही के सहयोगी पार्टी, आप तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप ही के सहयोगी पार्टी सुभाषपा थी, कितने सारे आरोप आप पर लगा डालिए। आपको नहीं पता क्या? आप जानते नहीं है क्या? आप नहीं कह रहे, आप यहाँ पर नहीं बैठ करके कह पा रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं ना कि बी टीम में सुभाषपा। योगेश जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए आप, बोलिए। और योगेश जी, मैं बड़े छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ अपने जीवन से जुड़े हुए। हम बचपन में मैथ में सवाल पढ़ते थे कि एक काम को 5 लोग 10 दिन में खत्म कर देते हैं, तो उसी काम को 10 लोग कितने दिन में खत्म करेंगे? ये सवाल सबने पढ़ा होगा अपने जीवन में। तो बीजेपी की 4 इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के नए मानकों में कौन सा मानक लेके आ रही है? इस पर जब बहस होनी चाहिए। मैनपुरी से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, रामपुर से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, खतौली से कौन जीतेगा? हाँ, ये तो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी। आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल इतना है कि सुभाषपा के कैंडिडेट के खड़े होने के बाद आपको नुकसान होगा कि नहीं? मैं तो कहता हूँ और भी पार्टियों चुनाव लड़े। हाँ। हम सुभाषपा की बात क्यों करें? हाँ। बसपा लड़े, कांग्रेस को लड़ना वो भी लड़े, और भी छोटे दल, ओवैसी वाली पार्टी वो भी आ जाए, किसी को रोका नहीं जा सकता। और मैं तो बैठा सकता हूँ। लेकिन यही सुभाषपा पता नहीं कहाँ चली गई थी, वहां नहीं लड़ रही थी। नहीं, आरोप बड़े आरोप लगा करके मैदान में आए हैं। बताइए, आप ही के साथ थे, आपने उनका सम्मान नहीं किया, उनके वर्ग के लोगों को अपमान किया है, तब जाकर के वो आपसे अलग हुए, और अब मैदान में आपके सामने है। शाक्य समाज जो है उनके साथ खड़ा हुआ कह रहा है। एक उदाहरण और बता दूं, बड़ा बेहतर उदाहरण है। जैसे मायावती जी की पार्टी है, आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा का चुनाव हो रहा था। अरे उदाहरण मायावती जी को आपने मैदान में देखा क्या कहीं? अब कब से नहीं देखा, आप बताइए। मैंने तो नहीं देखा इधर। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जहाँ पे मुस्लिम वोट डाइवर्ट करना था, वहां पे उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया आजमगढ़ में। जहाँ दलित वोट को बीजेपी में ट्रांसफर करना था, वहां पे नहीं खड़ा किया। तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अपनी स्ट्रेटेजी पे सभी काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत इसी तरह किया जा सकता है
कि कैसे तानाशाहों को मजबूत किया जाए, किस तरीके से तानाशाहों को और मजबूत किया जाए, ये बेहतर तरीका है। और इसीलिए लोकतंत्र में सभी को सबका अधिकार है और वो पूरे भी होने चाहिए। चलिए ठीक है, सबका अधिकार है। आपके नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है, आप यहाँ पर ये स्वीकार करते हैं कि नहीं कि सुभाषपा बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि आपके अन्य नेताओं के बयान आ रहे हैं। देखिए, हम किसी को ABCD नहीं कहेंगे, वो सारे दौर खत्म हो गए। हम कह रहे हैं जितनी भी पार्टियां बची हैं वो भी आ जाए मैनपुरी में मैदान में लड़ने। चलिए ठीक है, भार्गव जी देखिए, उनको क्या मनोज जी यहाँ तो नहीं स्वीकार रहे हैं, लेकिन अन्य नेताओं की तरफ से, इनके पार्टी के नेताओं की तरफ से साफ तौर पर बयान आ रहा है कि आप बीजेपी के बी टीम बनकर वहां काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था इसके पहले कि ये आप इस बात से बिल्कुल कॉन्फिडेंट में है कि नहीं कि बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि आपको तो लगता है ठीक है आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, शाह के वोट आपके साथ है, लेकिन क्या यादव वोट बैंक में आप सेंधमारी कर पाएंगे क्या? देखिए, 75 साल की आजादी में हाँ। लगभग 4 बार सपा ने और 4 बार बसपा ने सरकार बनाई, दूसरी बार सरकार भाजपा ने बनाई। लेकिन वंचित समाज, अति पिछड़ी जातियों में ऐसी तमाम जातियां, हमारे बघेल भाई बैठे हैं, पाल प्रजापति, कुमार नाई, खटी गड़ेरिया जो है, अर्कवंशी, बिहार, खंगार, बंजारा, बहलिया, पासी, और आपके क्या कहते हैं इसको, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, जितने भी हैं ये सारी जातियां, सभी जातियों ने वोट देकर इन सभी पार्टियों को जो है सरकार में लाया है। लेकिन मैं आपसे ही पांडे जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब इन जातियों के लोगों का सभी पार्टियों ने वोट लेके सरकार बनाई, तो इन जाति के लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में, वो भी बता रहे, जब आप साथ में गए थे, नहीं, जब आप साथ में गए थे अभी, अरे सुन लीजिए, जब अभी आप साथ में गए थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो आपने ये सवाल अखिलेश यादव से नहीं पूछा था क्या कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं विकास कर पाए थे हमारे वर्ग के लोगों का? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं सवाल था। हाँ। सवाल तो वही आज भी है। हाँ। सवाल वही आज भी है, वही अखिलेश यादव जी है। जब हम भारतीय जनता पार्टी में नेताजी कैबिनेट मंत्री थे, सहयोगी थे, जब वो बात कहते थे तो वही आदरणीय नेता अखिलेश यादव कहते थे, देखो राजभर जी एक मंत्री है जो सही और सही को सही और गलत को गलत कहने की कुवत रखते हैं। तो अगर राजभर तब सही बोल रहे थे तो क्या आज राजभर गलत बोल रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, वो हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। गांव गरीब किसान मजदूरों तो सच्चाई की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने क्या सच को नहीं स्वीकार पाई? नहीं, सड़क से सदन तक जो बात हम सदन में कहते हैं वही बात हम सदन नहीं, अगर सच्चाई की आप बात करते हैं तो ये मानते हैं कि सच स्वीकार नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी? अगर जो सच्ची बात है मनोज जी, नहीं झुकाई जाती। मनोज जी जवाब दीजिए, बताइए, सच्चाई के साथ सुभाषपा हमेशा खड़े रही है और आप पहले तारीफ करते रहे हैं, और जब सच आपके साथ आकर के बोल रहे हैं तो आपको कड़वा लगने लगा? आप बताइए, और एक समान शिक्षा के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 500 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 12,360 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, इन घोटालों में क्यों नहीं सवाल उठाया जाता? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा इस चीज की चर्चा करती रहती है, चाहे वो सदन में हो चाहे सड़क में हो। हम जनता के द्वारा आए हुए जनता की बातों को हम सदन में, सड़क पे हमेशा इस चीज को उठाते रहते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा एक आदमी बोले। हाँ, बोलिए आप, बोलिए। समाजवादी पार्टी मुद्दों पे हर व्यक्ति के साथ है, हर राजनीतिक दल के साथ। समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर समाजवादी, चाहे वो भाजपा, सुहेल देव राजभर हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, जो भी राजनीतिक, लेकिन वो मुद्दे विपक्ष के मुद्दे तो मुद्दे होते नहीं है कि भाई विपक्ष से कोई सवाल पूछे कि अरे भाई आप किसी के हैं, आपने क्या काम किया। सवाल पूछा जाता है सत्ता से, जिनके पास ताकत होती है। ताकत किस चीज की? परिवर्तन की। परिवर्तन कौन सा? सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। इन परिवर्तन करने की ताकत जिसके अंदर है उसको सत्ता कहते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी किसी सरकार से सवाल पूछती है किसी मुद्दे पे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और मनोज प्रकाश राजभर है, लेकिन वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भाई क्या दिया जाए? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष आवाज उठा सकता है सदन में, विपक्ष आवाज उठा सकता है सड़क पे, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता है। अब ये तो राइट है नहीं कि हम चले कोई अस्त्र शस्त्र देके युद्ध लड़ा जाए। बोलिए भार्गव जी, बोलिए, उसके बाद आते हैं दीपक जी के पास आते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पांडे जी, मैं अपने भाई मनोज भाई से कहना चाहता हूँ, मैंने कहा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए जिस लड़ाई को आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर
सत्ता में बैठ करके सत्ता को लात मार करके बाहर आए, तो क्या विपक्ष में सशक्त समाजवादी पार्टी के लोगों को जो उनके विधायक 111 वो सदन में समर्थन नहीं कर सकते? दूसरी बात 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, ये जो घोटाले हैं इसके ऊपर चर्चा कौन कराएगा? अरे आप सशक्त विपक्ष में बैठे हैं, अब तो 6 विधायक 5 विधायकों के साथ में है, तो भाई आप अगर देंगे आवाज करेंगे तभी तो जनता की आवाज उठा सकते हैं। जवाब सुन लीजिए दयाराम जी। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात योगी जी से सदन में होती है, लेकिन मुझे मालूम है कि ओम प्रकाश जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी की मुलाकात योगी जी से अक्सर हुआ करती है, उनके कार्यालय में हुआ करती है, उनके आवास से हुआ करती है और बड़े बड़े नेताओं कहते हैं। तो ये वाली बात वो बेहतर तरीके से योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि सरकार से कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी कहा है कि आप ने जिस तरीके से EWS में 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी पक्का हो गया, समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है और कहती है कि पिछड़ों को 52% आरक्षण देना चाहिए। अगर मेरा मुद्दा किसी को अच्छा लगे तो समाजवादी पार्टी के लिए तालियां बजाए, अगर नहीं अच्छा लगे तो उसी 27% तो थाली बजाए। ठीक है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहे। ठीक है, आते भार्गव जी आपके पास आएंगे, एक कमेंट ले लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी, क्या मानते हैं आप कि सुभाषपा के वहां उतरने से आपको कितना बड़ा लाभ होने जा रहा है आने वाले समय में? क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो बहुत कम मार्जिन से आप लोग बिल्कुल 90,000 तक बचा हुआ था, क्योंकि एक लंबा जो लाखों का मार्जिन हुआ था। ठीक है आएंगे दीपक, ठीक है भार्गव जी रुकिए भाई, आते हैं दीपक जी आपके पास आएंगे, सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल हो जाए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रत्याशी का सामने आना बाकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, वहीं चाचा शिवपाल भी कह रहे हैं कि अभी पत्ता उन्होंने अपनी जेब में रखा है, कब खोलेंगे वो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। सीधा रुख करेंगे दीपक जी का। दीपक जी, सवाल आपसे वही है कि आप कितना बड़ा फायदा मानते हैं सुभाषपा के उतारने से, वहां पर कितना बड़ा लाभ होने जा रहा है आपको? देखिए योगेश जी, सुभाषपा के उतरने से ऐसा नहीं कि सुभाषपा बहुत वहां पर जाकर आकर गेन कर लेगी। किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए वहां पर एक सांगठनिक ढांचे की होने की आवश्यकता है, क्योंकि सुभाषपा के पास अभी वर्तमान में मैनपुरी के अंदर है नहीं। तो सुभाषपा बहुत ज्यादा कुछ बेट नहीं लेके आने वाली, बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं लेके आने वाली। जो सीधी जो चुनाव में लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो सुभाषपा का इतना बड़ा कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर इनको संगठन खड़ा करने में, वहां पर लोगों तक पहुंचने में एक बहुत लंबा समय लगेगा। उसके लिए बहुत लंबे समय से तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, और वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। और अभी मेरे मित्र मनोज यादव जी कह रहे थे मायावती जी ने हरवा दिया, कहीं सुभाषपा ने हरवा दिया, कहीं पर कोई और पार्टी ने हरवा दिया, उसके बाद EVM ने हरवा दिया। तो इनकी एक प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर अपनी हार की जिम्मेदारी ना लेना, केवल और केवल जिम्मेदारी और ठीकरा दूसरों के ऊपर छोड़ना, ये समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है। इन्हें चुनाव से हारने से पहले पता पड़ जाता है कि देखिए हम चुनाव हारने वाले हैं, तैयार करो किसका सब तैयार रखना है। तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को दोषारोपण करते हैं, कभी EVM को दोषारोपण करते हैं, कभी चुनाव आयोग को दोषारोपण करते हैं, और ये लगातार इसी प्रकार से दोषारोपण में अपना सर बचाते हैं। तो साथ जब जीत के श्रेय लेते हो तो एक बार हार, ठीक है, जवाब दे रहे हैं मनोज जी, जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार भी हार की जिम्मेदारी। देखिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि राजनीति में प्रतिद्वंदी को उसके ऊपर दोषारोपण ही होता है, वृक्षारोपण तो होता नहीं है। तो हम आखिर सत्तार में, आप बैठे हो सरकार में, तो हम दोषारोपण करेंगे, आप जवाब दे देना, और नहीं दे सकते हो तो आप हम पे एलिगेशन लगा लेना। मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर आप 2 सीटें लोकसभा की छोड़ दो, एक सीट है आपका रायबरेली, एक अमेठी, जिसपे समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना तो कोई सीट लेफ्ट करती, एक रामपुर खास की प्रमोद तिवारी जी की सीट है, जिसमें विधानसभा में हम उनको, ये बात आज की नहीं है, कई दशकों से ये हमारी और कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग के बीच चला आ रहा है। बाकी हम लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लगातार। हमने किसी सेलेक्टिव चुनाव को न लड़ा कि यहाँ लड़े वहां नहीं लड़े, वहां लड़े वहां नहीं लड़े, इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी ने नहीं की। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता का विपक्ष के रूप में ये विश्वास है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को कोई ला सकता है
आम जनजीवन के लोगों की कोई सरकार बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है मनोज जी, गौर फरमाने वाली बात यह है कि आपने जैसे अभी गढ़ों का नाम जिक्र किया कि आपने, खैर ठीक है, यहाँ पर अपने चुनाव प्रमोद तिवारी जी के सामने नहीं लड़ते हैं और रावली में नहीं लड़ते हैं, लेकिन जितने गढ़ जो माने जाते थे, वो चाहे अमेठी का हम जिक्र करें, चाहे आपके रामपुर का जिक्र करें, आजमगढ़ का जिक्र करें, जो कहा जाता था कि नहीं वास्तव में इन गढ़ों को भेद पाना बड़ा मुश्किल है, इन गढ़ों का तिलिस्म तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, बीजेपी ने सब कुछ करके दिखा दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि मैनपुरी भी बहुत अछूता नहीं रह सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये बात आज मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ आपके चैनल पे, क्योंकि आपने बड़ी बात कही है। लखनऊ लोकसभा की सीट है, और लखनऊ लोकसभा की सीट पे दो घटनाएं ऐसी घटी हैं, दो घटनाएं। एक घटना ऐसी घटी थी कि देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और वो चुनाव हार गए थे। वो शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ हार गए थे कि वो हार गए थे, लेकिन वो कैसे चुनाव जीते ये मीडिया भी जानती है, सभी को पता है, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते। इसके बाद आइए, जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लखनऊ के मेयर का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। ये सारी बातें हमें कहनी नहीं चाहिए, डिबेट में जीत गई थी। तो किस देश के प्रधानमंत्री का फोन आया था नेताजी के पास? ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए कहा दिया कि राजनीति में एक स्पेस होता है, एक लाइन होती है जिसका हम पालन करते हैं, कर्तव्यों का, नैतिकता के आधार पे, मित्रता के आधार पे, दोस्त के आधार पे, जो कुछ भी एक्सवाइज है। अगर हम चाह लें, यह मैं कहता हूँ सुभाषपा चाह ले कि मुझे ये सीट नहीं जीतने देना, भले हम ना जीत पाए तो नहीं जीतने देगी। आप दूसरा, अरे लेकिन ये बताइए कौन ऐसी पार्टी है जो ये नहीं चाहती हो कि हम इस सीट को नहीं जीतना चाहते हैं? आप किसी एक पार्टी का नाम बता दीजिए और कोई एक सीट बता दीजिए। मैंने कहा, मैंने दो उदाहरण दिया आपको। आज तक समाजवादी पार्टी में किसी नहीं, हम भी उसी का उदाहरण दिए जा रहे। हमने आपकी चर्चा में, जब आप चर्चा हुई, शुरुआत हुई थी, तभी मैंने आपके लिए कहा कि उसी उदाहरण के तौर पर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैनपुरी में प्रचार प्रसार करने नहीं गए थे। अरे जाए, आए प्रधानमंत्री, स्वागत है। बीजेपी ने सारी लाइनें खत्म कर दी। बीजेपी ने राजनीति में कैसे कौन बड़े नेता का सम्मान करता था, वो सब बड़ा आरोप है, सारी लाइनें आपने ध्वस्त कर दी हैं, सब मिटा दिए हैं। तो हम आइए और सुन लीजिए, कहेंगे, परंतु पता चलेगा मुलायम सिंह यादव जी के प्रति। देखिए, जब उनका चुनाव हुआ तो उसके बाद में ना तो योगी आदित्यनाथ जी, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी 79 सीट पर प्रचार करने गए, पर केवल और केवल एक सीट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी बची जो मैनपुरी लोकसभा की सीट थी, जिस पर दोनों में से कोई भी हमारा नेता प्रचार करने नहीं गया। देखिए, हम एक विचारधारा पार्टी है, हम राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलने वाले लोग हैं, और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रवादी विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में सेवा का संकल्प लेकर चलने के लिए हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक है कि चुनाव को जीता भी जाए। केवल दिखाने के लिए हम चुनाव के अंदर नहीं जाते, हम चुनाव जीतने ही जाते हैं। हम तो स्पष्ट रूप से ये वाली बात कहते हैं, और जब चुनाव जीतेंगे तभी तो हम परिवर्तन लेकर आएंगे। जिस प्रकार का हालत बना रखी थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की, आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन लेकर आने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज सुशासन का राज स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज विकास की रफ्तार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम उसी विकास के मुद्दे पर तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा मूल एजेंडा तो यही है, परंतु उसमें ये लोग कह रहे हैं कि आप नैतिकता दिखाइए, आप लोकसभा मैनपुरी छोड़ दीजिए। भैया क्यों छोड़ दें? क्या वो काउंट नहीं होती? क्या वहां पर चुनाव नहीं लड़ा रहना चाहिए? अगर इतना होता तो फिर तो सीधा इनको। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़े ना कह रहे हैं। दीपक जी कह रहे हैं छोड़ दीजिए, मतलब आप मांग रहे हैं क्या सीट की? नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए, ऐसा कह रहे हैं क्या आप? दीपक जी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, कह रहे हैं आप? ये बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं। फिर आप मैं अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहता, डिबेट को हेल्दी रखना चाहता हूँ, और हेल्दी ये रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी ने सबके गढ़ों को खत्म कर दिया, निश्चित तौर पे खत्म कर दिया है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं खत्म किया, लेकिन किस पराकाष्ठा पे चुनाव की चले गए ये सभी को पता है, सभी को मालूम है। क्या उनकी आत्मा नहीं जानती है कि हम कैसे चुनाव जीतते हैं? अगर नई सरकार बना पाते तो कैसे बना लेते हैं, उनकी आत्मा नहीं जानती है क्या? कैसे ईडी, कैसे सीडी, कैसे टीडी, कैसे पीडी, क्या क्या चलता है, सीबीआई चलती है, फिर लाखों करोड़ों रुपए चलते हैं, फिर विधायक उनके दूसरे स्टेट जाते हैं, ये किसको नहीं मालूम है? ये सारी बातें टीवी ना बहस की जाए तो बेहतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, डेवलपमेंट आपको जनता ने सत्ता दी है। आप बताइए कि मैनपुरी में आपने, आपकी सरकार ने इतना काम किया, इसलिए आपको विश्वास है कि मैनपुरी की जनता आपको जिताएगी। अगर आप कहिए 4 काम गिनाइए, नहीं गिना पाते तो समाजवादी पार्टी जानती है ना कि समाजवादी पार्टी
ने मैनपुरी के लोगों के साथ कितना काम किया। गिना दीजिए दीपक जी, गिना दीजिए, उसके बाद एक सवाल आपसे लेते हैं। काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। ईडी की सीबीआई की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की मनोज यादव की बात कर लेंगे, परंतु एक बात नहीं बताएंगे भैया, डर किस बात का है आपको ईडी सीबीआई से? अगर आपने कुछ गलत किया होगा जब भी तो डर होगा। अरे योगेश जी आप बताइए, आपके घर ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, आपको किस बात की चिंता होगी? जब आपने पैसों का गबन नहीं किया, आपने किसी का 1 रुपया लिया नहीं, तो आइए साहब चाय पीजिए, खाना खाइए और घर जाइए। ऐसी परिस्थितियां होती है, परंतु दिक्कत यही है कि इनके एक विधायक ने, एक सांसद ने, इनके पार्टी के जो 12 से 17 का कार्यकाल था, मैं जवाब देना चाहूंगा। रूप में इन्होंने जो घोटाले किए, आज उनका डर इनको सताया हुआ है, शायद ये उस बात से डरते होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में है। मैंने कहा कि जिन स्टेटों में आप नहीं जीतते हो, भार्गव जी आते हैं आपके पास, 10 सेकंड आते हैं आपके पास। दम पे सरकार बना लेते हो। मैं बात क्या कह रहा हूँ, आप हमें करा रहे हो। अरे हमें कौन सा डर, जो आपको करना हो कर लो, कहिए ये हो। कहाँ ईडी नहीं भेजा भाई? आपने हर जगह में भेजा ईडी, कहाँ आपसे भेजा है? सुनो, हिंदुस्तान की ऐसी कोई संस्था नहीं। हिंदुस्तान की किसी सरकार से, संस्था से डरती नहीं। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, हम किसी संस्था से नहीं डरते, हम किसी सरकार से नहीं डरते। आप सीबीआई सीबीआई की बात कर रहे हो, आपके चेहरे पर तो किसका नाम लें, किसका नाम लें, किसका नाम लें, किसका नाम लें? आप इस्तेमाल करते जाओ, हम नाम भी ना लें। आप लोगों को नाम भी ना लें। अरे आप भ्रष्टाचार के भाजपा के आप सुनो ईडी सीबीआई को, तब पता लगेगा कितना पैसा मिला। भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर से डांट खाकर आ जाते हो। आपके यूपीएससी के चेयरमैन से लेकर आपके लैपटॉप घोटाले तक की तो चर्चा परचर्चा सब जगह है। और उसके बाद चर्चा परचर्चा कहाँ? 86 में 56 यादव एसडीएम हुए, कहाँ है लिस्ट? चलिए ठीक है, उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, आते हैं मनोज जी, आते हैं दीपक जी, आते हैं आपके पास, आते हैं। भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जी पांडे जी, हमारे भाई बघेल जी बैठे, जरा शांति से सुनो। इन्होंने कहा ईडी सीबीआई, अभी कल का वाक्य है, मनोज भाई सुन लीजिए, कल का वाक्य है, महाराष्ट्र के एमपी एमएलए कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाया है। महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती सरकार को किस तरह इन्होंने दोहन किया ईडी के माध्यम से। संजय राउत को 1 अगस्त 2022 को आधी रात को गिरफ्तार किया जाता है। ये हम नहीं, ठीक है, उधर नहीं जाएंगे। ये हाँ ठीक है, ये सब अखबारों में और चैनलों में सब चल गया भाई, हम चला दिए सुबह से, सुबह चला रहे थे। हम मैनपुरी पे आएंगे। बात बघेल जी का ये है कि ईडी क्या कर रही, सीबीआई क्या कर रही है, ये तो विषय आता है ना। नहीं, अब मैनपुरी में ईडी सीबीआई का कोई काम ही नहीं है। क्या आप ईडी सीबीआई के नाम पे मैनपुरी में वोट मांगने जा रहे हैं क्या? आप ये बताइए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये तो ये लोग जाने, चाहे विपक्ष वाले जाने या सत्ता पक्ष वाले जाने, मैंने इनके ईडी और सीबीआई का जवाब दिया। महाराष्ट्र का एमपी एमएलए कोर्ट ने फटकार लगाया ईडी को कि ये गलत तरीके से इनको जो है गिरफ्तार करके, वो भी 100 दिन उनको बरी किया गया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं भाजपा कह रहा हूँ या सपा कह रहा हूँ या विपक्ष के किसी नेता कह रहा हूँ, ठीक है, या सत्ताधारी केंद्र सरकार को मैं नहीं ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र से, आते हैं वापस, आते हैं मैनपुरी, आते हैं मैनपुरी। ईडी जो स्वतंत्र प्रणाली है वो किस तरह काम करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात पांडे जी, आज देश और प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, उसकी चर्चा कभी कोई नहीं करता। चाहे हमारे सत्ता में बैठे हो बघेल भाई हो, चाहे विपक्ष में बैठे कोई भी पार्टी हो। ये जो विपक्ष में बैठे ये तो कह रहे हैं हम ही आवाज उठाते हैं, आप कह रहे हैं बात नहीं करते हैं। कितने लोग चले गए उसकी कोई चर्चा नहीं है। नौकरियां नहीं है हमारे देश प्रदेश में, उसकी चर्चा गायब हो गई है। शिक्षा का स्तर कोरोना काल से लेकर अब तक इतना गिर गया है कि मुझे लगता है 40 से 45 साल में इतना शिक्षा का स्तर नीचे नहीं गिरा था जितना अब गिरा है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो व्यवस्था वो सबसे ज्यादा चरमराई हुई है। मनोज जी विरोधाभास क्यों भाई? आप कह रहे हैं कि आवाज हम ही उठाते हैं, वो शिक्षा के सवाल पे आए हैं, रोजगार भार्गव जी कह रहे हैं कि आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, स्वास्थ्य के सवाल पे आए हैं। और जिस आवाज उठाएगा उस आवाज को सब सुनेंगे। कहा ना, जिस आवाज को उठाया जाएगा और जो आवाज उठाएगा, अगर वो जनता के हित की आवाज है तो समाजवादी पार्टी उस आवाज से आवाज मिलाएगी, सड़क पे भी और सदन में भी। हम कहाँ नहीं कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो इनकी है वो नहीं उठा रही, भाई आवाज उठा रहे हैं, हम इनका समर्थन कर रहे हैं कि देखिए आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, महंगाई है, लोगों के पास दिक्कत नहीं, आप इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने साथ सुना नहीं, भार्गव जी ने साफ तौर पर कहा ना तो सत्ता पक्ष और जो हमारे साथ बैठे ना तो विपक्ष, ये लोग महंगाई के मुद्दे पर कभी कोई चर्चा ही नहीं करते हैं।
अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे को कहते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। हाँ। ये तो वो कहेंगे, सभी लोग कहेंगे कि हाँ उनकी पार्टी का, भाई देखिए यही पार्टी है जो उठा रही है, सभी लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन इन सब से इतर है सरकार से सवाल, और सरकार जवाब दे। बहुत सारे सवाल मैंने किए हैं, मैं नाम गिनाना चाहता हूँ कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में सरकार ने अब तक कौन कौन से काम किए जिन काम के दम पे जाएगी सरकार चुनाव में, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और सरकार दीपक जी जवाब बता देगी। ये दीपक जी बता तो देंगे। उनके प्रवक्ता लिस्ट लेके बैठे कि उन्होंने इस स्टेट उन जिले के लिए, उन विधानसभाओं के लिए कौन सा स्पेशल काम किया है, ये तो जानना चाहते हैं ना। ठीक, दीपक जी। योगेश जी, मनोज यादव जी को पता नहीं कि वहां की लोकसभा सीट पर लगभग 26 सालों से समाजवादी पार्टी कायम है, और समाजवादी पार्टी को एक बार अपने कामों का भी बखूबी से वर्णन करना चाहिए, परंतु जब वर्णन मांग रहे हैं तो वर्णन देना भी चाहिए। देखिए आज वहां पर सदर सीट है और एक भोगांव की सीट है, दोनों पर किस प्रकार से विकास हो रहा है। आज वहां की रोडों को देखिए और बाकी जिले की तीनों सीटों को देखिए, वहां की रोडों की क्या स्थिति है। उसके बाद में देखिए हर जल घर की योजना वहां पर लोगों को जल पहुंचा रही है। वहां पर उज्ज्वला के माध्यम से हमने सिलेंडर देने का काम किया। हमने उसी मैनपुरी जिले के अंदर हमने लोगों को, गरीब लोगों को मकान देने का काम किया। मैनपुरी जिले के किसानों का कर्जा माफ किया हमने। उसी मैनपुरी के अंदर उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, और हमने कभी विकास को किसी एक क्षेत्र में बांध कर नहीं रखा। हमने विकास को पूरे उत्तर प्रदेश में शामिल किया। जो क्षेत्र की राजनीति समाजवादी पार्टी करती आई है उसी को तो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक सैफई खानदान, एक सैफई जवाब देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश को चलाया जाता है, और उसके बाद केवल विकास सैफई तक रह के जाना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आना कि वो पूरे सैफई से निकलकर वो विकास पूरे 75 जिलों के अंदर चला जाए। प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करना, ये क्या कोई छोटी बात थी? किसी ने सोचा था कि 15 मेडिकल कॉलेजों से 75 तक की सफर यात्रा कैसे रहेगी? ये काम भारतीय दीजिए मनोज जी जवाब दीजिए, उसके बाद एक कैंडिडेट को लेकर के सवाल दीपक जी से है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब ये देना चाहूंगा। हाँ, दीजिए, आप जैसे, दीजिए। हमारी सरकार थी, गोरखपुर से लगातार बीजेपी के ही सांसद बनते थे, सिवाय एक बार 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए समाजवादी पार्टी का सांसद वहां रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोरखपुर में जब अस्पताल के लिए, एम्स के लिए जमीन की आवश्यकता थी तो समाजवादी पार्टी ने कोई भेदभाव किया था क्या? दिया नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने वहां की जो रोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जो बच्चों के लिए बेड अस्पताल बनवाना था, 500 बच्चों के बेड का समाजवादी पार्टी ने बनवाया कि नहीं बनवाया? ये आप क्या कह रहे हो? आप 25 साल से वहां से सांसद थे। अरे सरकार आपकी डबल इंजन की, आप बताओ काम कौन सा किया? आप तो बिल्कुल नए तरीके से परिभाषा करने के काम करते हो। सांसद के पास कितनी ताकत होती है? सांसद क्या क्या करवा सकता है आप बताओ? इस तरह की बातें कहकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि टीवी पे क्या बोलते हो आप लोग। प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, सारी चीजें आपकी, और क्या आप ये बता रहे हो कि क्या ये आपके सांसद के बजट रोक देते हैं क्या? मैनपुरी में आप बुलडोजर चलवाओगे? नहीं मनोज जी, क्या ये आपके सांसदों के बजट रोक देते हैं क्या? ये बता रहे हो कि हम काम नहीं है? अरे मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर कौन होता है प्रदेश के लिए? चलिए ठीक है दीपक जी, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल चाहेंगे आपसे, कम शब्दों में आप जवाब दीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है। देखिए चर्चाएं ये जरूर चल रही हैं अपर्णा यादव को लेकर के, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में बीजेपी गेम खेल सकती है क्या? क्योंकि अगर डिंपल यादव का जिक्र करें, वो तो चाहे एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वास्तव में अगर बहु मानता है किसी को तो वो डिंपल यादव को मानता है। सांत्वनाएं जो हैं अपर्णा यादव के प्रति उतनी सांत्वनाएं है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इतना बड़ा कदम उठाएगी। दीपक जी मैं सवाल नहीं ले पाया योगेश जी। चलिए ठीक है, समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पर रोकना चाहेंगे अब। दीपक जी और मनोज जी, दयाराम भार्गव जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं मैनपुरी में कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन वही बात जो अभी मैंने कही कि अपर्णा यादव पर दांव खेलना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इस बात को भी शायद बीजेपी जानती है, क्योंकि एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये पूरा क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव को ही मुलायम सिंह यादव के बहू के रूप में आज भी देखता है। और अगर अपर्णा यादव पर बीजेपी दांव खेलती है तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान जैसा हाल ना हो जाए। बीजेपी इस बात को भी जानती है, तो इस वजह बहुत कम चांस लगते हैं अपर्णा यादव पर। खैर, इस चर्चा में बहुत सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। देखते रहिए आप इंडिया वॉइस। नमस्कार।